हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका ईएमए स्टडी चैनल पे। मैं आपका अपना टीचर राजेंद्र चौधरी है। हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज स्टार्ट करते हैं हम हमारे चैप्टर को। जहां पे छोड़ा था वहीं से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आनंद के साथ में पढ़ते हैं, आनंद के साथ में पढ़ते रहना है। ठीक है, तो चैप्टर को जहाँ पे छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं, बिना समय गंवाए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नाव धो। ठीक है बेटा जी, बातें करने में तो बहुत होती है, लेकिन बातों में टाइम खर्च नहीं करेंगे। पहले चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में बातें करेंगे। नाउ धो। अब यद्यपि दिस प्रोडीजियस प्रोडीजियस मीनिंग लिख लो आप। प्रोडीजियस एक अच्छी मीनिंग आई है। प्रोडीजियस प्रोडीजियस का मतलब होता है विशाल। जो ज्यादा मात्रा में होता है उसे प्रोडीजियस बोलते हैं। ठीक है, तो नाउ धो। अब यद्यपि दिस प्रोडिजियस मास ऑफ हम्बग, मास ऑफ हम्बग, मास ऑफ हम्बग, हम्बगी भी लिख लो बेटा। हम्बग का मतलब होता है छल कपट। छल कपट, ठीक है। हम्बग का मतलब क्या हो गया? छल कपट। नाउ दो दिस प्रोडिजियस मास ऑफ हम्बग इज मींट टू डेल्यूड। डेल्यूड का मतलब भी लिख लो। आज अच्छी में वोकेबलरी आ रही है, शुरू की लाइंस में ही अच्छी वोकेबलरी आ गई बेटा। डेल्यूड, डेल्यूड का मतलब भ्रमित करना। तीसरी मीनिंग में लिखो डेल्यूड। डेल्यूड का मतलब क्या होता है? भ्रमित करना, भ्रमित करना। डेल्यूड का मतलब क्या हो गया? भ्रमित करना। डेल्यूड द एनस्लेव्ड मासेज, एनस्लेव्ड मासेज ओनली। जो नाउ, नाउ का मतलब क्या होता है? अब यद्यपि ये जो विशालाकार छल कपट है, इसका मतलब केवल गुलाम वर्ग को, जो गुलामों का वर्ग है, उसको भ्रमित करने का रह गया है। बेटा जी बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है और अभी मैं बना के दिखाऊंगा आपको क्या क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो पहली दो लाइन में देखो क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि नाउ धो। अब यद्यपि ये जो विशाल आकार का छल कपट है, इतना छल कपट दुनिया में है, या कोई भी इतना विशाल आकार का जो छल कपट कर रहा है, उसका मतलब केवल गुलाम वर्ग को डेल्यूड करने से है, उसको धोखा देने से है। इट एंड्स, इसका अंत इन डेल्यूडिंग, उसको भ्रमित करने से होगा। द मास्टर क्लास मच मोर कंप्लीटली, इन गुलाम वर्गों को धोखा देने से इनका अंत नहीं होगा। इसका अंत होगा मास्टर वर्ग को डेल्यूट करे, उसको भ्रमित करे, तब जाके इसका अंत होगा। लेकिन इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इस छल कपट का जो विशालाकार छल कपट है, इसका मुख्य उद्देश्य तो केवल गुलामों को क्या करना है? भ्रमित करना है। लेकिन इसका अंत तब होगा जब हम मास्टर क्लास मालिक वर्ग को भ्रमित करें, पूर्ण रूप से उनको भ्रमित करें, तब यह समाप्त होगा। A gentleman whose mind has been formed at preparatory school for the sons of gentlemen। एक जेंटलमैन, ठीक है, एक समझदार व्यक्ति, whose mind has been formed, जिसका दिमाग बनाया गया है, at प्रीपेरेटरी स्कूल फॉर दोज सन्स ऑफ जेंटलमैन, कि जिसका दिमाग प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले जो व्यक्ति है, उनके बच्चों के प्रति उसका दिमाग बनाया गया है। फॉलोड बाय ए पब्लिक स्कूल, जो आगे पब्लिक स्कूल को फॉलो करते हैं, आगे पब्लिक स्कूल्स में जाते हैं, फिर यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। ठीक है, इज मच मोर थ्रोगली टेकन इन बाय द
falsified history and dishonest political economy and the snobbery touch in these places than any worker can possibly be। देखो बेटा सेंटेंस थोड़ा लंबा है, अच्छी चीजें यहां से चल रही है, पहले वाले सेंटेंस को समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम ज्यादा छानबीन करके गहराई से चीजों को नहीं पढ़ेंगे तब तक बेटा जी उत्तर देने में दिक्कत होने वाली है। तो हर एक चीज को गहराई से पढ़ेंगे, हर एक चीज को छानबीन करके पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, बाल की खाल निकालेंगे। ठीक है। नाउ दो दिस प्रोडिजियस मास ऑफ हम्बग इज मेंट टू डेल्यूट द एनस्लेव्ड मासेज ओनली। इसका मतलब ये जो विशालाकार छल कपट है इसका तो मतलब केवल गुलाम वर्ग को धोखा देने से है। इट एंड्स डेल्यूडिंग द मास्टर क्लास मच मोर कंप्लीटली। और इसका अंत, पूर्ण रूप से इसका अंत तब होगा जब हम किसको भ्रमित करेंगे? मास्टर क्लास, मालिक वर्ग को भ्रमित करेंगे। ए जेंटलमैन वूज माइंड हैज बीन फॉर्म्ड एट ए प्रिपरेटरी स्कूल फॉर दोज ऑफ जेंटलमैन्स। एक जेंटलमैन जिसका दिमाग पहले से ही तैयार किया गया है, किसके रूप में? इन जेंटलमैनों के बच्चों की जो प्राथमिक स्कूल है उसके रूप में उसका दिमाग तैयार किया गया है। फॉलोड बाय पब्लिक स्कूल, फिर आगे वो पब्लिक स्कूल में जाते हैं, एंड यूनिवर्सिटी कोर्सेज, फिर आगे यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। इज मच मोर थ्रोगली टेकन इन बाय द फाल्सिफाइड। उसके दिमाग में ज्यादा क्या बैठा दिया जाता है? फाल्सिफाइड हिस्ट्री, इस झूठे इतिहास के बारे में उससे चीजें बताई जाती है। एंड डिसऑनेस्ट पॉलिटिकल इकोनॉमी, और ये बेईमानी राजनीति की जो इकोनॉमी है, ये जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी का मतलब अर्थव्यवस्था, ये झूठी राजनीतिक अर्थव्यवस्था है, ये दिमाग में घुसेड़ दी जाती है। कहने का मतलब ये मालिक वर्ग के बच्चे हैं जो प्राथमिक स्कूल्स में पढ़ते हैं, फिर यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, तो इनके दिमाग में एक तो फाल्सिफाइड हिस्ट्री, इसका मतलब झूठा इतिहास, और डिसऑनेस्ट पॉलिटिकल इकोनॉमी। और किसके बारे में सीखते हैं? ये डिसऑनेस्ट पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में सीखते हैं। एंड देस स्नोबरी, और उन घमंड के बारे में सिखाया जाता है। इन देज प्लेसेस देन एनी वर्कर्स कैन पॉसिबली बी। ठीक है। उन वर्कर्स के मुकाबले ये ज्यादा घमंड कर सकते हैं, ऐसा इनको सिखाया जाता है। मतलब मालिक वर्ग को देखो आप, ये जॉर्ज बर्नार्ड शो के विचार है, मेरे कोई विचार नहीं है। ठीक है। जॉर्ज बर्नार्ड शो कहते हैं कि इनके बच्चों को, इन जेंटलमैन के बच्चों को प्राथमिक स्कूल से ही फिर ये आगे पब्लिक स्कूल्स में जाते हैं, फिर यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, तो इनको दिमाग में एक तो झूठा इतिहास और एक डिसऑनेस्ट पॉलिटिकल इकोनॉमी, इनके बारे में ऐसी चीजें सिखाई जाती है। इनको इनके घमंड के बारे में भी सिखाया जाता है। जो वर्कर्स का घमंड होता है उनके मुकाबले बहुत ज्यादा सिखाया जाता है इनको कि आप तो इनसे सुपीरियर हो, आप क्यों दब के रहते हो। तो फिर ये क्या करते हैं? ये दूसरे लोगों को गुलाम बनाने का काम करते हैं। अब ये लोगों की गुलामी को रेगुलेट करते हैं आगे। ये जॉर्ज बर्नार्ड शो के अनुसार है कि इनके बच्चे किस तरीके से स्कूल में तैयार होते हैं, किस प्रकार से यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, और फिर कौन कौन सी चीजें सीखते हैं। तो एक मीनिंग अच्छी आई है स्नोबरी, स्नोबरी मीनिंग अच्छी आई है बेटा। स्नोबरी का मतलब क्या होता है? घमंड। ठीक है। स्नोबरी का मतलब घमंड हो गया है। तो इनको इन घमंड के, इनके बारे में सिखाया जाता है अच्छे तरीके से। ठीक है। तो बेटा जी एक बार मैं बॉक्स बना देता हूं, क्योंकि मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है। ये बॉक्स पढ़ाते समय ही मेरे को पता चल जाता है कि कहां से कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। तो बेटा मेरे को तो यहां से पूरी चीज इंपॉर्टेंट लग रही है। ठीक है। पूरी ही चीज इंपॉर्टेंट लग रही है। क्या पता इन मास्टर्स के बारे में हमारे से क्वेश्चन पूछ ले कि ये मास्टर्स कैसे शोषण करते हैं लोगों का, कैसे गुलाम बनाते हैं। तो बेटा इनके बच्चे प्राथमिक स्कूल से ही इस तरीके से तैयार किया जाते हैं। पहले तो प्राथमिक स्कूल में होते हैं, फिर वो पब्लिक स्कूल्स में जाते हैं, और फिर कहाँ पे जाते हैं? यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। तो ये ज़्यादा फाल्सिफाइड हिस्ट्री और डिसऑनेस्ट पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में सीख लेते हैं, और अपने घमंड के बारे में भी सीखते हैं, जो कि वर्कर कैन पॉसिबली बी।
ठीक है, जो कि वर्कर्स का जो घमंड होता है उसके मुकाबले कहीं ज्यादा होता है, ऐसा इनको सिखाया जाता है। इनके घमंड के बारे में, फाल्सिफाइड हिस्ट्री के बारे में, डिसऑनेस्ट पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में, इनके बारे में इनको सिखाया जाता है। तो बेटा जी ये चीज आप अंडरलाइन कर लोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। एक तो यहां से फाल्सिफाइड हिस्ट्री, ठीक है, ब्लैक में ही बना रहा हूं। यहां से देखो, ये चीज तो आप अंडरलाइन ही कर लेना कि ये क्या सीखते हैं, ठीक है, हिस्ट्री में, पब्लिक लाइब्रेरी में इनमें क्या सीखते हैं, ठीक है। तो फाल्सिफाइड हिस्ट्री एंड डिसऑनेस्ट पॉलिटिकल इकोनॉमी। आगे देखो आगे क्या कहने की कोशिश कर रहा है जॉर्ज बर्नार्ड शो। आगे क्या कहते हैं, बिकॉज द जेंटलमैन्स एजुकेशन टीचेज हिम, क्योंकि क्योंकि जो जेंटलमैन्स हैं उनकी, ये जो जेंटलमैन है, ये जो उच्च वर्ग है, जेंटलमैन्स एजुकेशन टीच हिम, वो उनको सिखाती है क्या, दैट ही इज ए वेरी फाइन फ्लो, कि हम तो एक अच्छे व्यक्ति हैं, ठीक है। ये चीजें, ये शिक्षा दी जाती है कि हम तो एक अच्छे व्यक्ति हैं, सुपीरियर टू कॉमन रन ऑफ मेंस, ये जो कॉमन साधारण लोग हैं इनसे सुपीरियर हैं, इनसे सर्वोच्च हैं, इनसे सर्वोच्च हैं। ये चीजें लिखनी पड़ेगी और मेरा मन कह रहा है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये क्वेश्चन आ सकता है। वूज ड्यूटी इज टू ब्रश हिज क्लोथ, और ये जो कॉमन मैन है, ये साधारण लोग हैं, इनका तो कर्तव्य केवल एक है कि वह इनके कपड़े धोए, इन जेंटलमैन्स के कपड़े धोए, क्योंकि बेटा इनको प्राथमिक स्कूल से ही ऐसी शिक्षा दी जाती है। फाल्सिफाइड हिस्ट्री और डिसऑनेस्ट पॉलिटिकल इकोनॉमी, और क्या सिखाया जाता है इनको, और इनके घमंड के बारे में इनको सिखाया जाता है, ठीक है। और ये अपने मन में एक धारणा बना लेते हैं कि हम तो वेरी फाइन फ्लो है, ठीक है। बिकॉज द जेंटलमैन्स एजुकेशन टीचेज हिम, क्योंकि इन जेंटलमैन्स को इनकी शिक्षा सिखाती है, क्या सिखाती है, दैट ही इज ए वेरी फाइन फ्लो, कि हम तो एक अच्छे व्यक्ति हैं, सुपीरियर टू द कॉमन रन ऑफ मैन, इनसे सर्वोच्च हैं, साधारण व्यक्तियों से सर्वोच्च हैं। हुज ड्यूटी इज टू ब्रश हिज क्लॉथ्स, जिनका काम इनके कपड़ों को ब्रश करना, धोने का है। कैरी हिज पार्सल्स, और उनके पार्सल्स को कैरी करना, ले जाने का, आज्ञा का, आदेश मतलब आदेश का पालन करना। एंड अर्न हिज इनकम फॉर हिम, और यहाँ तक कि उनके लिए आय कमाना, अपनी आय को भी उनके लिए कमाना। ये चीजें सिखाई जाती है जेंटलमैन्स को कि हम तो फाइन फ्लो है, साधारण लोगों से उच्च है, ये साधारण लोग तो हमारे कपड़े धोने के लिए हैं, और क्या करने के लिए हैं, उनके पार्सल्स कैरी करने के लिए हैं। एंड अर्न हिज इनकम फॉर हिम, और अपनी आय भी उनके लिए कमाए वो, ये साधारण लोग उन जेंटलमैन्स के लिए अपनी आय को कमाए। एंड एज सी थ्रोगली एग्रीज विथ दिस व्यू ऑफ हिमसेल्फ, और पूर्ण रूप से यह अपने विचारों से क्या हो जाते हैं, सहमत हो जाते हैं। ये जो उच्च वर्ग है, जेंटल मेंस का जो वर्ग है, जिनको ऐसी शिक्षाएं दी जाती है, ये इन शिक्षाओं से सहमत भी हो जाते हैं। ही ऑनेस्टली बिलीव्स दैट द सिस्टम विच हैज प्लेस्ड हिम इन सच एन एग्रीएबल सिचुएशन एंड डन सच जस्टिस टू हिज मेरिट्स इज द बेस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल सिस्टम्स। और यहाँ तक कि ये गुलाम वर्ग है, देखो बेटा यहाँ से द ऑनेस्टली बिलीव्स, वो ईमानदारी से, ये गुलाम वर्ग ईमानदारी से बिलीव भी करने लग जाते हैं, ठीक है। दैट द सिस्टम विच हैज प्लेस्ड हिम, कि ये जो व्यवस्था हमारे ऊपर लागू की गई है, इन सच ए एग्रीएबल सिचुएशन, ये एक स्वीकार्य सिचुएशन है। एंड डन सच जस्टिस टू दिस मेरिट्स इज द बेस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल सिस्टम्स, और ये समझने लग जाते हैं, ये मजदूर वर्ग समझने लग जाता है, ये गुलाम वर्ग समझने लग जाता है कि ये जो सिस्टम लगाया गया है इनके ऊपर ये न्यायोचित है, और इससे ये सहमत हो जाते हैं। और बेस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल सिस्टम्स, और जितने भी सिस्टम्स हमारे ऊपर लगाए जाते हैं, गुलाम वर्ग के ऊपर लगाए जाते हैं, उनमें से सबसे बेस्ट सिस्टम है, ऐसा गुलाम वर्ग भी मान लेता है इस चीज को, ठीक है। इनको तो शिक्षा ही, देखो जेंटलमैन्स को तो शिक्षा यही दी जाती है कि किस प्रकार से आपको अपना घमंड लोगों के प्रति रखना है,
किस तरीके से लोगों से काम करवाना है, ये सारी शिक्षाएं उनको दी जाती है। लेकिन हमारा जो गुलाम वर्ग है वो गुलाम वर्ग भी ये चीज मान लेता है कि हाँ भाई वास्तव में ये जो सिस्टम लगाया गया है, ये जो हमारे से काम वाम करवा रहे हैं, अपने कपड़े ब्रश करवा रहे हैं, ये सारी चीजें सही है, ठीक है, एग्रीएबल है। और जितने भी सिस्टम लगाए गए हैं उन सिस्टम में सबसे बेस्ट सिस्टम मानने लग जाते हैं इसको। तो एक बार यहाँ तक देखोगे, उसके बाद में आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, चलो देखो, कर लोगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी वोकेबलरी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। तो बेटा ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें मालिक वर्ग के बारे में बताया गया है कि मालिक वर्ग किस प्रकार से तैयार होता है, ठीक है। हम बग हम बग का मतलब मैंने आपको बता दिया, कैसे उनको स्कूल्स में शिक्षा दी जाती है, फाल्सिफाइड हिस्ट्री और डिसऑनेस्ट पॉलिटिकल इकोनॉमी आदि पढ़ाई जाती है उनको, और स्नोबरी के बारे में सिखाया जाता है। और ये लोगों को क्या मानते हैं कि ये तो हम खुद ही सर्वोच्च है, फाइन फ्लो हैं, और ये जो लोग हैं ये तो केवल हमारे कपड़ों को और इनको साफ करने के लिए बने हैं, जो भी है। लेकिन ये गुलाम वर्ग भी क्या करता है, इस सिस्टम को ऑनेस्टी सिस्टम, ईमानदारीपूर्ण वाला मान लेते हैं, और ऐसा सोचते हैं कि हमारे ऊपर ये जो सिस्टम लागू किया गया है ये जस्टिस है, ये न्यायोचित है, और जितने भी सिस्टम लागू हो सकते हैं उनमें सबसे बेस्ट सिस्टम है ये, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या कहते हैं जॉर्ज बर्नार्ड शो। देखो फ्रीडम के बारे में कितना अच्छा लिखा है इन्होंने, इनके विचारों से मैं भी सहमत हूं, और होना ही पड़ेगा, मेरे अपने कोई विचार नहीं है। चलो जी आगे चलते हैं। कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? हाँ यहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है। तो सारे सिस्टम में ये सबसे बेस्ट सिस्टम है ऐसा मान लेते हैं, एंड दैट ही शुड शेड हिज ब्लड। और यहाँ तक कि उन्हें ये सिखाया जाता है गुलाम वर्ग को कि आपको बहा देना चाहिए अपना खून, एनी योर्स, जो तुम्हारा खून है वो बहा देना चाहिए, टू द लास्ट ड्रॉप इन इट्स डिफेंस, इन जेंटलमैन्स की सुरक्षा की खातिर खातिर आपको अपने खून की एक एक बूंद, लास्ट ड्रॉप, अंतिम बूंद तक बहा देनी चाहिए, ठीक है। देखो ऐसा सिस्टम तैयार कर दिया जाता है, क्योंकि ये भी क्या मान लेते हैं, सिस्टम को बहुत अच्छा मान लेते हैं, ठीक है, जस्टिस वाला मान लेते हैं, न्यायोचित मान लेते हैं। और इनको ये चीज भी सिखाई जाती है कि आपको इस चीज को मान लेना चाहिए कि आपको आपके खून का आखिरी बूंद तक उनकी रक्षा में बहा देना चाहिए, ठीक है। शुड का प्रयोग हुआ है इसीलिए बहा देना चाहिए। बट द ग्रेट मास ऑफ आवर रेक्ड रेंटेड अंडरपेड, लेकिन ग्रेट मास ऑफ आवर रेक्ड रेंटेड एंड अंडरपेड, लेकिन जो लोग किराए से रहते हैं, ट्रीटेड एज इंफीरियर्स कास्ट ऑफ ऑन द डोल, जिनको कि एक तुच्छ व्यक्ति के समान माना जाता है, वर्कर्स कैन नॉट फील सो श्योर अबाउट इज द जेंटलमैन, जो जिन लोगों को तुच्छ माना जाता है, जो किराए पे रहते हैं, जो रेक्ड रेंटेड है या अंडरपेड में जो रह रहे हैं, वो लोग तो इस चीज को क्या नहीं कर सकते, इन जेंटलमैन्स के बारे में फील भी नहीं कर सकते, महसूस भी नहीं कर सकते, ठीक है। बिल्कुल इनकी सुनिश्चितता को महसूस भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा सिस्टम ये इनके ऊपर लागू कर देते हैं। द फैक्ट्स आर टू हार्सली अगेंस्ट इट, लेकिन सत्यता कठोरता से इसके विपरीत है। हार्सली का मतलब होता है कठोरता से, कठोर रूप से इसके विपरीत है। इन हार्ड टाइम्स, कठिन समय में, सच एज वी आर नाउ पासिंग थ्रू, देयर disgust and despair sometimes
लीड देम टू किक ओवर द ट्रेसेज। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे को इस सिचुएशन से भी गुजरना पड़ता है। पासिंग थ्रू का मतलब इस सिचुएशन से भी गुजरना पड़ता है। देयर डिसगस्ट, उनकी ये घृणास्पद, और डेस्पेयर डिसगस्ट, डिसगस्ट लिख लो, डिसगस्ट। घृणास्पद। और एक और आया था, कौन सा था? डिसगस्ट, डेस्पेयर, डेस्पेयर। डेस्पेयर, डेस्पेयर का मतलब होता है निराशा। डेस्पेयर का मतलब क्या होता है? निराशा। ठीक है। लेकिन कभी कभी हमारे को इस सिचुएशन से गुजरना पड़ता है कि उनकी जो ये घृणास्पद और निराशाजनक जो नीतियां हैं, लीड देम टू किक ओवर द ट्रेसेज। ट्रेसेज का मतलब होता है टुकड़े। ट्रेसेज का मतलब क्या होता है? टुकड़े। ये तो छोटी सी मीनिंग है, ये तो आनी चाहिए आपको, और कॉमन है बेटा। ठीक है, ट्रेसेज का मतलब क्या होता है? टुकड़े। कि कभी कभी टुकड़े या कचरा, कचरा मान सकते हो आप, एक तरीके से तुच्छ जो छोटे छोटे आइटम होते हैं उन्हें ट्रेसेज बोलते हैं। कि इनकी ये जो नीतियां हैं, ये घृणास्पद और निराशाजनक ये नीतियां हैं, ये उनको धकेल देती है इन कचरों में, इन टुकड़ों में। ठीक है, उन लोगों को, कौन से लोगों को? गुलाम वर्ग के लोगों को धकेल देती है इन जेंटलमैन्स की ये चीजें, ये निराशाजनक और ये घृणास्पद चीजें। ठीक है, अपसेट एवरीथिंग, और सबको क्या कर देती है? दुखी कर देती है, अपसेट कर देती है। एंड दे हैव टू बी रेस्क्यूड फ्रॉम मेयर गैंगस्ट्रिज्म बाई सम नेपोलियनिक जेनियस who हैज फैंसी फॉर बीइंग एन एम्परर। और फिर उनको ऐसे लोगों के द्वारा बचाया जाता है, ऐसे लोगों के द्वारा बचाया जाता है, या फिर ऐसी गुंडागर्दी से बचाया जाता है, बाई सम नेपोलिक जीनियस, जैसे कि कोई नेपोलिक जीनियस उनको बचाता है। वो हैज ए फैंसी फॉर बीइंग एन एम्परर, जो कि एक राजा बनने का क्या करता है? कल्पना करता है, सपना देखता है। फिर ऐसे लोगों के द्वारा, ऐसे गुंडागर्दियों के द्वारा इनको ऐसी चीज़ों से बचा लिया जाता है। ऐसे उसका दिमाग बनाया जाता है कि हमको तो आप मतलब सपोर्ट कीजिए, हम आपको बचा रहे हैं। ठीक है। एंड who has the courage and brains and energy to jump at the chance, और उनके पास इतना साहस और इतना दिमाग और इतनी ऊर्जा होती है कि वे हर एक चांस पे जंप मारने की कोशिश करते हैं। उनको तो केवल चांस मिलना चाहिए, आपको गुलाम बनाने का अवसर मिलना चाहिए। ये नेपोलिक की बात कर रहा है यहाँ पे बेटा, यहाँ पे नेपोलिक की बात कर रहा है कि नेपोलिक जैसे लोग, नेपोलियन जैसे लोग क्या करते हैं? उनको तो केवल एक चांस मिलना चाहिए, उनके पास पर्याप्त साहस, एनर्जी और ब्रेन, दिमाग होता है। इतनी एनर्जी होती है, इतना ब्रेन, इतना दिमाग होता है, इतना साहस होता है कि इनको तो एक चांस मिला आपको गुलाम बनाने का, तो ये आपको इन ऐसी चीज़ों से बचाने के बहाने फिर आपको क्या बना लेते हैं? गुलाम बना लेते हैं। बट द स्लेव्स वू गिव 3 चीयर्स, लेकिन ये गुलाम भी क्या करते हैं? 3 ताली बजाते हैं इनकी प्रशंसा में, ओ नेपोलियन ने हमारे को बचा लिया है। ठीक है, और गुलाम बन जाते हैं ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों का गुलाम बन जाते हैं। ठीक है, फॉर द एम्परर माइट जस्ट एज वेल हैव मैड ए क्रॉस ऑन द ब्रिटिश और अमेरिकन बैलेट पेपर एज फार एज देयर फ्रीडम इज कंसर्न्ड। ठीक है, और फिर देखो, इंपरर माइट जस्ट एज वेल हैव मेड ए क्रॉस, और फिर ये इंपरर क्या करते हैं? माइट ए क्रॉस ऑन ब्रिटिश एंड अमेरिकन बैलेट पेपर, जो अमेरिकन और ब्रिटिश के जो बैलेट पेपर होते हैं उन पे केवल एक क्रॉस का साइन बना के आते हैं। ठीक है, काट के आ जाते हैं। एज फार एज देयर फ्रीडम इज कंसर्ड, जहां तक कि उनकी स्वतंत्रता की चिंताएं हैं, उन स्वतंत्रताओं की चिंताओं के बारे में केवल अमेरिकन और ब्रिटिश बैलेट पेपर पे क्या करते हैं? क्रॉस बना के आ जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ था। इस पैराग्राफ को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, शायद इंपॉर्टेंट जो वोकेबलरी थी वो वोकेबलरी मैंने लिखवा दी है। ठीक है,
तो एक बार इसको देखिए। ठीक है, जहां तक उनकी स्वतंत्रता की बात हो तो वो केवल अमेरिकन और ब्रिटिश बैलेट पेपर पे क्या बना के आ जाते हैं, क्रॉस बना के आ जाते हैं। ठीक है, और ऐसे गुंडागर्दियों से, गैंगस्ट्रिज्म इसका मतलब होता है गुंडागर्दी। गैंग बना के रहते हैं ना, गैंग बना के, उन्हें बोलते हैं बेटा गुंडागर्दी। और नेपोलिक जैसे जीनियस से इन्हें क्या किया जाता है, बचाया जाता है। और फिर ये केवल क्या करते हैं, ये गुलाम, अपनी स्वतंत्रता की बात हो उसमें केवल अमेरिकन और ब्रिटिश बैलेट पेपर में केवल क्रॉस का साइन बना के आते हैं। अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन को देखना है, समझना है। चलते हैं आगे। समझने के अलावा और कोई भी विकल्प नहीं है आपके पास में। आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेगी, तो करनी ही पड़ेगी बेटा, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। आपको ये मास्टर वर्क की स्ट्रेटेजी समझनी पड़ेगी कि मास्टर वर्क किस प्रकार से गुलाम बनाते हैं, साधारण लोगों को किस प्रकार से गुलाम बनाते हैं। ठीक है, सो फार, सो फार आई हैव मेंशन्ड नथिंग। तो मैं यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं करूंगा। जॉर्ज बर्नार्ड शो कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं करूंगा। सो फार आई हैव मेंशन्ड नथिंग बट प्लेन नेचुरल, लेकिन जो साधारण स्वाभाविक एंड हिस्टोरिकल फैक्ट्स, केवल मैं यहाँ पे स्वाभाविक फैक्ट्स या हिस्टोरिकल ऐतिहासिक फैक्ट्स की बात करूंगा, ऐतिहासिक तथ्यों की बात करूंगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं करूंगा। आई ड्रॉ नो कंक्लूजन, मैं कोई भी निष्कर्ष नहीं दे रहा हूं यहाँ पे। फॉर दैट वुड लीड मी इनटू इनटू कंट्रोवर्सी, जो कि मैं अगर यहाँ पे कोई भी कंक्लूजन देता हूं तो हो सकता है कि वो मेरे को किसकी तरफ ले जाए, कंट्रोवर्सी की तरफ ले जाए। ठीक है, विवाद की तरफ ले जाए। एंड कंट्रोवर्सी वुड नॉट बी फेयर, और कंट्रोवर्सी अच्छी भी नहीं होती है। व्हेन यू कैन नॉट आंसर मी बैक, अगर तुम मेरे को उत्तर नहीं दे सकते हो तो ये कंट्रोवर्सी अच्छी भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे कोई भी चीज मेंशन नहीं करूंगा, केवल और केवल प्लेन स्वाभाविक, प्लेन नेचुरल स्वाभाविक, साधारण स्वाभाविक एंड हिस्टोरिकल फैक्ट्स की बात करूंगा, क्योंकि मैं कोई विवाद में नहीं पड़ना चाहता। क्योंकि विवाद अच्छा भी नहीं होता है, अगर आप उत्तर नहीं दोगे तो विवाद अच्छा भी नहीं होगा। ठीक है, आई एम नेवर, आई एम नेवर आई एम नेवर कॉन्ट्रोवर्शियल ओवर द वायरलेस, मैं बेतार की चीज़ों पे कभी भी विवाद नहीं करता, मतलब विवादी नहीं हूं। बेतार की चीज़ों पे मैं कभी भी क्या नहीं हूं, विवादित नहीं हूं। आई डू नॉट इवन आस्क यू टू ड्रॉ योर ऑन कंक्लूजन, और ना ही मैं तुम्हें पूछने वाला हूं, तुमसे मांग करने वाला हूं, तुमसे कहने वाला हूं कि आप अपना कोई निष्कर्ष दीजिए। आपका जो भी निष्कर्ष है आप निकाल सकते हैं, मैं आपसे ये भी मांग नहीं कर रहा हूं। फॉर यू माइट ड्रॉ सम वेरी डेंजरस वन, क्योंकि तुम्हारा कंक्लूजन बहुत ही खतरनाक हो सकता है। अनलेस यू हैव द राइट सॉर्ट ऑफ हेड फॉर इट, क्योंकि तुम्हारे पास इतना सोचने के लिए दिमाग नहीं है, पर्याप्त दिमाग नहीं है। तो मैं आपको भी ये नहीं कह रहा हूँ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कह रहे हैं कि मैं आपको भी नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना कोई कंक्लूजन दीजिए।
ऑलवेज रिमेंबर, लेकिन हमेशा याद रखिए, दैट दो नोबडी लाइक्स टू बी कॉल्ड ए स्लेव, कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को गुलाम कहलाना पसंद नहीं करता। इस चीज को ध्यान रखिए आप। इट डज नॉट फॉलो दैट स्लेवरी इज ए बैड थिंग, लेकिन वह इस चीज को भी फॉलो नहीं करता है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि मेरे को गुलाम कहे, लेकिन साथ ही वह इस चीज को भी फॉलो नहीं करता है कि स्लेवरी एक गंदी चीज है, गुलामी एक गंदी चीज है। गुलाम भी बना रहता है और अपने आप को गुलाम कहलाना भी पसंद नहीं करता है। तो जॉर्ज बर्नार्ड शो जी कह रहे हैं यहाँ पे कि कोई भी अपने आप को गुलाम कहलाना पसंद नहीं करेगा, लेकिन वह इस चीज को भी फॉलो करता है कि स्लेवरी एक बैड थिंग है। इस चीज को भी फॉलो नहीं करता है, वो नहीं मानता है कि गुलामी एक गंदी चीज है। ग्रेट मैन लाइक अरिस्टोटल, एक महान व्यक्ति अरस्तु, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अरिस्टोटल, इसका मतलब क्या होने वाला है, चीज क्या होने वाली है, इंपॉर्टेंट होने वाली। अरिस्टोटल जी ने क्या कहा था, टांगे तोड़ के रख दूंगा अगर चीजें याद नहीं करोगे तो। हैव हेल्ड दैट द लॉ ऑर्डर एंड गवर्नमेंट वुड बी इम्पॉसिबल, कि कोई भी नियम, कोई भी आदेश और कोई भी गवर्नमेंट तब तक अच्छी नहीं हो सकती, तब तक अच्छी तरीके से लागू नहीं हो सकती, अनलेस है तब तक, अनलेस द पर्सन्स द पीपुल हैव टू ओबे, कि जब तक लोगों को, उन लोगों को क्या करवाना पड़ेगा, लोगों की आज्ञा का मतलब खुद की आज्ञा का पालन लोगों से करवाना पड़ेगा, हैव टू, ठीक है। ओबे, कि ओबे का मतलब आज्ञा, कि अपनी आज्ञा का पालन लोगों से करवाना पड़ेगा और लोगों को करना पड़ेगा उनकी आज्ञा का पालन। देखो अरिस्टोटल का ये आया है बेटा, लिखना पड़ेगा अपने को। अभी मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, उस क्वेश्चन में पूरी चीजें लिखनी पड़ेगी, पिछले पैराग्राफ से भी लिखनी पड़ेगी, और ये अरिस्टोटल जी जो कहते थे, अरस्तु जी जो कहते थे, वो चीजें भी आपको लिखनी पड़ेगी। तो ये क्या कहते थे कि कोई भी नियम, कोई भी ऑर्डर और कोई भी गवर्नमेंट इम्पॉसिबल है, तब तक इम्पॉसिबल है जब तक कि लोगों से नियमों का पालन ना करवाया जाए, आर ब्यूटीफुली ड्रेस्ड, और खुद खुद जो मालिक वर्ग है वो ब्यूटीफुल ड्रेस ना पहने, एंड डेकोरेटेड, अपने आप को ना सजाए, रॉब्ड, डेकोरेटेड, रॉब्ड का मतलब कपड़े, क्लॉथ, रॉब्ड का मतलब क्लॉथ ही होता है, कि खुद को सजाए अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, एंड यूनिफॉर्म्ड, बिल्कुल सज धज के रहे, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी नियम, कानून, कायदा, कोई भी सरकार तब तक लागू नहीं हो सकती जब तक कि दूसरों से हमारे को क्या करना पड़ेगा, अगर हमारे को नियम बनाना है, हमारे को कोई ऑर्डर निकालने हैं, ऑर्डर किसी से मनवाना है, या फिर अपने को अच्छी सरकार चलाना है, तो खुद को कैसा होना पड़ेगा, खुद को सजाना पड़ेगा, अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे, ठीक है। स्पीकिंग विथ ए स्पेशल एसेंट, स्पेशल एक स्पेशल एसेंट के साथ में क्या करना पड़ेगा, स्पीकिंग करनी पड़ेगी। एसेंट का मतलब लहजा, एक अच्छा लहजा होना चाहिए हमारी बोली में भी, ठीक है। ट्रेवलिंग इन फर्स्ट क्लास कैरीज, और हम अगर ट्रेवलिंग करें, यात्रा भी करें, तो फर्स्ट क्लास कैरीज में करें। द मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स, जो कि बहुत ही महंगी गाड़ियां हो, फर्स्ट कैरीज ले अपन, पहली प्रथम स्तर की सवारी करें, और उसमें भी एक्सपेंसिव कार्स हो, और ऑन द बेस्ट ग्रूम्ड एंड बेस्ट ब्रीड हॉर्सेज, और उन गाड़ियों में भी, उन कार्स में भी बेस्ट ग्रूम्ड हॉर्स, इसका मतलब अच्छी नस्ल के घोड़े हो और अच्छे दिखे हम। कहने का मतलब राजाशाही ठाट से रहेंगे, तब जाके लोग हमारे को मालिक मानेंगे, तब जाके हम सरकार बना सकते हैं, तब जाके हम किसी को गुलाम बना सकते हैं। इस तरीके से रहना पड़ेगा, ये अरस्तु जी कहते हैं, ठीक है। एंड नेवर क्लीनिंग देयर ऑन बूट्स, और यहां तक कि हमारे जूते हम खुद साफ नहीं करेंगे। नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर देमसेल्व्स, कुछ भी अपने आप से नहीं करेंगे। दैट कैन पॉसिबली बी डन बाई रिंगिंग ए बेल, कि उनको तो केवल एक घंटी बजाने मात्र से ये काम करवा सकते हैं हम हमारे जूतों को, और कोई भी हमारा छोटा मोटा काम हो, उस काम को केवल एक बार रिंग प्रेस करेंगे, उससे ही एक बार बेल प्रेस करेंगे, उससे वो काम हो सकता है हमारा। एंड ऑर्डरिंग, और लोगों को ऑर्डर देंगे, सम कॉमन पर्सन्स, जो कि एक साधारण लोग होंगे, टू डू इट, इस काम को, उन लोगों को एक बेल बजाएंगे और कहेंगे कि साहब मेरे जूते साफ करो आप, ठीक है, और मेरा ये छोटा मोटा काम है, तो बेल बजा के तुरंत कहेंगे कि आओ आप हमारा ये काम करो। तब तक हम कोई सरकार, कोई ऑर्डर, कोई लॉ लागू नहीं कर सकते,
अच्छे तरीके से इन्हें बना नहीं सकते हैं। तो बेटा जी, यहाँ तक मेरे को लग रहा है अरिस्टोटल जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि आपको मालिक बनना है तो आपको ये काम करना ही करना पड़ेगा कि लोगों से ओबे करवाना पड़ेगा। पीपुल हैव टू ओबे एंड ब्यूटीफुल ड्रेस्ड एंड डेकोरेटेड, रॉब्ड एंड यूनिफॉर्म, अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे, स्पीकिंग विथ ए स्पेशल एसेंट, एक अच्छे लहजे से बोलना पड़ेगा, ट्रेवलिंग इन फर्स्ट क्लास कैरीज, कौन सी कैरीज में, फर्स्ट क्लास कैरीज में यात्रा करनी पड़ेगी, द मोस्ट एक्सपेंसिव कार, महंगी महंगी गाड़ियों में बैठना पड़ेगा, ऑन द बेस्ट ग्रूम्ड एंड बेस्ट ब्रीड हॉर्स, इसमें घोड़े अच्छे ब्रीड के होंगे, अच्छी नस्ल के होंगे, एंड नेवर क्लीनिंग देयर ऑन बूट्स, और अपने जूते भी खुद साफ नहीं करेंगे, नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर देमसेल्फ, यहाँ तक कि कोई भी छोटी मोटी चीज़ हम खुद से नहीं करेंगे, केवल एक बेल प्रेस करेंगे और ऑर्डर देंगे, और कॉमन सामान्य लोग इस काम को करने के लिए तैयार रहेंगे, तभी जाके हम सरकार बना सकते हैं, तभी जाके हम मालिक बन सकते हैं और लोगों को गुलाम बना सकते हैं। ये किसका कहना था? अरिस्टोटल जी का कहना था। ठीक है, तो देखिए एक बार यहां तक, फिर स्लाइड को ऊपर लेते हैं। ठीक है, तो अरिस्टोटल जी का कहना यह था कि अगर आपको अच्छे नियम, अच्छे ऑर्डर और अच्छी सरकार बनानी है या अपने आप को मालिक बनाना है, तो आपको नियमों का पालन करवाना होगा साधारण लोगों से, और आपको अच्छे कपड़े पहनने होंगे, आपकी बोली अच्छी रखनी होगी, अच्छा लहजा रखना होगा, फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करेंगे, उसमें अच्छी नस्ल के घोड़े होंगे, महंगी महंगी गाड़ियाँ होगी, और खुद के जूते खुद से साफ नहीं करेंगे, ना ही कोई छोटा मोटा काम करेंगे, ना ही कोई काम खुद से करेंगे, केवल एक बेल प्रेस करेंगे। कौन तैयार रहेंगे उसको करने के लिए? कॉमन पीपुल, कॉमन कॉमन पीपुल तैयार रहेंगे उसको करने के लिए। तब जाके हम एक अच्छी सरकार बना सकते हैं, अपने आप को अच्छा दिखा सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखो। एंड दिस मीन्स, और इसका मतलब, ऑफ कोर्स वास्तव में, दैट दे मस्ट बी मेड वेरी रिच विदाउट एनी ऑब्लिगेशंस, कि वह बहुत ही ज़्यादा अमीर हो जाएंगे बिना किसी बाध्यता के, अदर देन टू प्रोड्यूस्ड एन इम्प्रेशन ऑफ ऑलमोस्ट गॉड लाइक सुपियरिटी ऑन द माइंड्स ऑफ कॉमन पीपुल, और वह उसके बाद में बहुत ही ज़्यादा अमीर हो जाएंगे बिना किसी ऑब्लिगेशंस के, बिना किसी बाध्यताओं के। ठीक है, और प्रोड्यूस एन इम्प्रेशन, और एक ऐसा प्रभाव उत्पन्न कर लेंगे कि सामान्य लोगों के लिए तो भगवान के समान सर्वोच्चता हो जाएगी उनकी। सुपियोरिटी का मतलब क्या होता है? सर्वोच्चता, और गॉड लाइक का मतलब भगवान की तरह, कि वह कॉमन लोगों के लिए तो भगवान की तरह हो जाएंगे। बहुत सारे उदाहरण है बेटा, ये जॉर्ज बर्नार्ड शो के विचार है, मैं अपने विचार नहीं देना चाहता, लेकिन समाज में देख लेना, ऐसे लोगों को वास्तव में ही भगवान की तरह पूजा जाता है, अपने आसपास ही बहुत मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिर ये क्या करते हैं, इतने वेल्दी हो जाते हैं, इतने अमीर हो जाते हैं कि बिना किसी बाध्यता के इतने अमीर हो जाते हैं, और एक ऐसा इंप्रेशन प्रोड्यूस कर लेते हैं, ध्यान रखना शब्दों पे, प्रोड्यूस एन इंप्रेशन ऑफ ऑलमोस्ट गॉड लाइक सुपीरियरिटी, कि भगवान की तरह सर्वोच्चता हासिल कर लेते हैं ऑन द माइंड्स ऑफ कॉमन पीपल। जो सामान्य लोग हैं उनके दिमाग में ये चीज बैठ जाती है कि भाई ये तो भगवान की तरह है, ये तो पूजने लायक व्यक्ति है, पूजनीय है। इन शॉर्ट, संक्षिप्त में अगर बात करूं, जॉर्ज बनार्ड शो जी कह रहे हैं कि संक्षिप्त में अगर बात करूं, इट इज कंटेंडेड, ये एक संतुष्टकारी चीज होगी, यू मस्ट मेक मैन इग्नोरेंट आइडोलेटर्स, आइडोलेटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग है, आइडोलेटर्स।
आइडोलेटर्स का मतलब होता है मूर्ति पूजक। आइडोलेटर्स का मतलब क्या होता है? मूर्ति पूजक, जो मूर्तियां पूजने का काम करते हैं। ठीक है। यू मस्ट मेक मेन, तुम एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हो, इग्नोरेंट मूर्ख बन जाते हो और मूर्ति पूजक बन जाते हो। ठीक है। बिफोर दे विल बिकम ओबीडियंट वर्कर्स एंड लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स। तो ये लोग यू मस्ट मेक मैन, तुम्हें एक ऐसा आदमी, अवश्य ही ऐसा आदमी बना देते हैं, या तो मूर्ख बना देते हैं या तुम्हें मूर्ति पूजक बना देते हैं। ठीक है। दे विल बिकम ओबीडियंट वर्कर्स, कि दे विल बिकम, कि कोई भी व्यक्ति अगर एक आज्ञाकारी वर्कर बन पाता है, या फिर लॉ अबाइडिंग सिटीजन, या कानून नियम कानून कायदा मानने वाला कोई व्यक्ति बन पाता है, उससे पहले ही आपको मूर्ख बना देते हैं, उससे पहले ही आपको मूर्ति पूजक बना देते हैं और गुलाम बनाने का काम कर लेते हैं। मतलब कहने का यह है, आपकी समझदारी से पहले ही आपको ऐसी चीजों में डाल दिया जाता है, आपको गुलाम बना लिया जाता है। ठीक है, ये कहना चाह रहे जॉर्ज बर्नार्ड शो जी। ठीक है। तो बेटा ये भगवान की तरह हो जाते हैं। और यू मस्ट मेक मैन, तुम्हें अवश्य ही ऐसा आदमी बना दिया जाता है। कैसा? एक तो इग्नोरेंट और एक आइडोलेटर्स। बिफोर, किससे पहले? दे विल बिकम ओबीडियंट वर्कर्स, की वो क्या ना बन जाए? ओबीडियंट्स वर्कर, आज्ञाकारी कर्मचारी ना बन जाए। एंड लॉ अबाइडिंग, लॉ अबाइडिंग का मतलब होता है नियम कानून कायदा मानने वाले, लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स। ठीक है। कि आप जब नियम कानून कायदा मानने वाले लोग बनते हो, या ओबीडियंट वर्कर बनते हो, इससे पहले ही ये आपके ऊपर क्या कर देते हैं? इन चीज़ों को लाद देते हैं, या तो आपको इग्नोरेंट बना देते हैं, या आपको आइडोलेटरी बना देते हैं, मूर्ति पूजक बना देते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक मानता हूँ कि हो गया होगा। एक बार इसको देखो बेटा, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो इसको देख लो आप। ठीक है, आगे चलते हैं। सिटीजन्स, टू प्रूव दिस वी आर रिमाइंडेड दैट, और इस चीज को प्रूव करने के लिए, इस चीज को प्रमाणित करने के लिए, वी आर रिमाइंडेड, हमें याद दिलाया जाता है, दैट ऑल दो, यद्यपि 9 आउट ऑफ 10 वोटर्स कॉमन वर्कर्स, कि 10 में से 9 लोग तो क्या होते हैं? कॉमन वर्कर्स होते हैं, सामान्य मजदूर होते हैं। ये चीजें हमें याद दिलाई जाती है। इस चीज को लागू करने के लिए देखो, हम अच्छे वर्कर बन पाते हैं, ठीक है, ओबीडियंट वर्कर बन पाते हैं, या लॉ अबाइडिंग सिटीजन बन पाते हैं, उससे पहले ही हमारे को इग्नोरेंट या आइडोलेटरी बना दिया जाता है, या तो मूर्ख बना दिया जाता है, या फिर लॉ वो आइडोलेटरी बना दिया जाता है, मूर्ति पूजक बना दिया जाता है। और इस चीज को प्रूव करने के लिए वो क्या कहते हैं? हमें याद दिलाते हैं कि 10 में से 9 वोटर तो कॉमन वर्कर्स हैं। इट इज विथ द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी दैट ए फ्यू ऑफ देम कैन परसुएड टू वोट फॉर द मेंबर्स ऑफ देयर ऑन क्लास, और इनमें से ज्यादातर लोगों को, इनमें से फ्यू ऑफ देम, इनमें से कुछ लोगों को या ज्यादातर लोगों को, परसुएडेड, परसुएडेड इसका मतलब होता है मना लेना, परसुएडेड, परसुएडेड, परसुएडेड इसका मतलब होता है मनाना, और इनमें से ज्यादातर को मना लिया जाता है। किसके लिए मना लिया जाता है? परसुएडेड। ठीक है। टू वोट फॉर द मेंबर्स ऑफ देयर ऑन क्लास, की भाई आप ही की क्लास को, आप ही के वर्ग को वोट देना है, हम आप ही के वर्ग से खड़े हैं, तो आप ही के वर्ग के लोगों को क्या करना है? आपको वोट देना है। ये ज्यादातर लोगों को मना लिया जाता है। ठीक है। इनमें से लोग, मतलब जो वोट देने वाले होते हैं, उनमें से 9 तो क्या होते हैं? कॉमन वर्कर्स होते हैं, और इनमें से भी ज्यादातर लोगों को मना लिया जाता है कि आपको आप ही की क्लास को क्या देना है? वोट देना है। When women are were enfranchised
एनफ्रेंचाइज्ड, एनफ्रेंचाइज्ड बहुत अच्छा शब्द आया, एनफ्रेंचाइज्ड। एनफ्रेंचाइज्ड का मतलब होता है वोट का अधिकार, राइट टू वोट, वोट का अधिकार। जब महिलाओं को पहली बार वोट का अधिकार दिया गया, व्हेन वुमेन वर एनफ्रेंचाइज्ड एंड गिवन द राइट टू सिट इन पार्लियामेंट, और जब उनको पहली बार संसद में बैठने का अधिकार दिया गया, द कि कहने की कोशिश कर रहे हैं ये कि जब महिलाओं को पहली बार वोट का अधिकार दिया गया कि महिलाएं भी वोट दे सकती है, या संसद में बैठने का अधिकार दिया गया कि महिलाएं भी संसद में बैठ सकती है, ठीक है। द first use they made of their votes was to defeat all the women's candidates who stood for the freedom of the workers। सबसे पहले इन लोगों ने क्या किया, इन गुलाम लोगों ने क्या किया, उन्हीं महिलाओं को हराया जो किस कैंडिडेट के साथ थी, वो वर्कर्स कर्मचारी वर्ग की फ्रीडम के लिए लड़ रही थी, स्वतंत्रता के लिए लड़ रही थी, उनको ही डिफीट किया। डिफीट का मतलब हरा देना, उनको ही सबसे पहले डिफीट किया इन्होंने। एंड हैड गिवन देम यार्स ऑफ डिवोटी एंड डिस्टिंग्विश्ड, क्योंकि इन महिलाओं ने कई सालों से उनको डिवोटी, ठीक है, उनके हक में लड़ा था, उन्हीं महिलाओं को हराने का काम किया। एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, और इन्होंने इस वर्ग के लिए अपनी एक विचित्र, डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है असाधारण, असाधारण सर्विस दी है, असाधारण सेवा दी है। किसकी फ्रीडम के लिए, वर्कर्स की फ्रीडम के लिए। लेकिन फिर भी इन लोगों ने सबसे पहले इन्हीं महिलाओं को हराया। दे इलेक्टेड ओनली वन वुमेन, इन्होंने केवल एक ऐसी औरत को चुना, ए टाइटल्ड लेडी, जो एक टाइटल्ड लेडी थी, ऑफ ग्रेट विल्थ, जिसके पास ज्यादा संपत्ति थी, एंड एक्सेप्शनली फैसिनेटिंग पर्सनैलिटी, और उसकी आकर्षक व्यक्तित्व था, उसकी पर्सनैलिटी आकर्षक थी। ऐसी महिला को मतलब दिखने में अच्छी थी। और अरस्तु भी क्या कह रहे थे अपने, अरस्तु अरिस्टोटल भी यही कह रहे थे कि आप दिखो अच्छे, विल्दी हो जाओ, अपने जूते भी साफ मत करो, दूसरों से साफ करवाओ, आप सरकार चला लोगे। तो बेटा जो वर्कर्स के लिए लड़ रही थी महिलाएं, जिन्होंने अपनी एक अद्भुत शक्ति वर्कर्स के लिए दी, वर्कर्स की फ्रीडम के लिए दी, उसको तो सबसे पहले हराया इन लोगों ने, ठीक है, जबकि जीताना उसको चाहिए था। और कौन सी लेडी को वोट दे दिया इन्होंने, एक टाइटल्ड लेडी थी और दिखने में फैसिनेट थी, केवल उनका फैसिनेटिंग पर्सनैलिटी थी, ऐसी लेडी को इन्होंने वोट दे दिया और उसको जिता दिया। और जो वर्कर्स की फ्रीडम के लिए लड़ रही थी या उनके प्रति समर्पित थी, अपनी अद्भुत सर्विस दी थी उन वर्कर्स के लिए, उसको तो हरा दिया। और बाकी के कौन सी लेडी को जिता दिया, जो दिखने में कैसी हो, फैसिनेट हो और विल्दी हो, केवल अमीर और फैसिनेट लेडी को इन्होंने जिता दिया। और देखो उसको फ्रीडम वाली लेडी को हरा दिया। जब पहली बार महिलाओं को वोट दिया गया, इन्हें पार्लियामेंट में बैठने का अधिकार दिया गया, तो इन गुलामों ने ऐसा काम किया। इसका मतलब ये गुलाम भी क्या है, गुलाम भी केवल यही चाहते हैं कि लोग दिखने में वेल्दी हो, अट्रैक्टिव हो, और अच्छे से ड्रेस पहने, फर्स्ट क्लास कैरीज में ट्रेवल करे, एक्सपेंसिव कार्स हो, और अच्छी नस्ल के घोड़े हो, जो कि एक बैल बजाते इनको गुलाम बना ले, आके उनके जूते साफ कर दे। ऐसे लोगों को ये वोट दे देते हैं, और जो लोगों के हक में लड़ते हैं, फ्रीडम के लिए लड़ते हैं, वर्कर्स कर्मचारियों की फ्रीडम के लिए लड़ते हैं, उनको ये हरा दी। कहने का मतलब इनको पसंद ही क्या है, फैसिनेटिंग पर्सनैलिटी। तो ये किसका व्यू है, ये जॉर्ज बर्नार्ड शो के व्यू है। दिस इज नॉट माई व्यू, दिस इज जॉर्ज बर्नार्ड शोज व्यू। तो बेटा जी आज की क्लास को हम यहीं पे रोकेंगे, क्योंकि मैं देख लेता हूँ हमारी क्लास लगभग 50 मिनट की हो चुकी है, 1 घंटे की क्लास हो जाएगी, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन करवाने हैं मेरे को। तो एक बार इसको देखेंगे आप, उसके बाद में क्वेश्चंस देखेंगे हम।
ठीक है। तो अब बेटा जी यहाँ पे हम क्या देख लेते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मास्टर क्लास वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके लिए। क्वेश्चन 1, व्हाट आर द व्यूज ऑफ जीबी शॉ, जीबी शॉ रिगार्डिंग टू, या अबाउट टू, ठीक है, रिगार्डिंग टू मास्टर मास्टर क्लास मास्टर क्लास ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉ एक्सप्लॉयटेशन एक्सप्लॉयटेशन क्लास ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया है, ठीक है, कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की क्या व्यू है किसको लेकर, मास्टर क्लास की जो ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन है, मानव शोषण है, मास्टर क्लास का जो मानव शोषण है उसको लेकर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के क्या व्यूज है, ठीक है। तो किस प्रकार से ये मास्टर क्लास गुलाम बनाते हैं, कहने का मतलब ये है किस प्रकार से मानव का शोषण करते हैं। तो बेटा वो स्कूल वाली ये बात लिखनी है इसमें, पूरा का पूरा पैराग्राफ एज इट इज याद रखना है और पूरा का पूरा छाप देना है यहाँ पे कि ये स्कूल लेवल से ऐसे तैयार होते हैं, फिर ये पब्लिक स्कूल में जाते हैं, यूनिवर्सिटी कोर्सेज में जाते हैं, और ये स्नोबरी अपने घमंड के बारे में सीखते हैं, और ये अपने आप को एक फाइन फेलो मानते हैं, और ये मानते हैं कि हमारे लिए ये खून बहेंगे, जो भी काम है वो जो पहले पैराग्राफ में आया था वो सारा का सारा इसमें छाप देना है, ठीक है। और दूसरा प्रश्न बेटा यहाँ से बनेगा आपके लिए, दूसरा क्वेश्चन कौन सा था, हाँ, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू जीबी शॉ, अकॉर्डिंग टू जीबी शॉ, एक बार देख लेता हूँ कि क्वेश्चन क्या बनाना है मेरे को। अरे पूरा नहीं जाएगा, अकॉर्डिंग टू जीबी शॉ, जीबी शॉ, एज ए मास्टर, हाउ वी कैन शो आवर पर्सनैलिटी एज ए मास्टर, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन इससे बन सकते थे, एक बार क्वेश्चंस को देखेंगे आप। या फिर ये क्वेश्चन भी बन सकता है बेटा जी, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देख लो आप,
तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, अकॉर्डिंग टू GB 100, ठीक है, GB 100। कॉमन पीपल, अकॉर्डिंग टू GB 100 कॉमन पीपल्स कास्ट देयर वोट, अपना वोट देते हैं, कास्ट देयर वोट टू देयर क्लास, कि अपनी उनकी ही क्लास को उनका वोट देते हैं। तो व्यू लिख सकते हो आप, ठीक है। GB 100, GB 100 अबाउट कॉमन पीपल कास्ट देयर वोट टू देयर क्लास, इसके बारे में क्या विचार है GB 100 की, GB 100 की क्या विचार है। तो ये चीज़ भी आप देख सकते हो, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट है बेटा, एक तो मास्टर क्लास जो ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन करता है ना, ये वाली चीज़ आपको पहला पैराग्राफ से ढूंढनी है। और दूसरी देखो पर्सनालिटी के बारे में, जो उसमें अरस्तू वाला ये पॉइंट था ना, वो आपको देना पड़ेगा। और तीसरा कि अपनी ही क्लास को वोट देते हैं, इसके बारे में क्या विचार थे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं, तीनों क्वेश्चंस आपको याद करने हैं, तीनों क्वेश्चंस को लिख लेना है। तो आज हमारी क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं आगे वाली क्लास में इसी जोश, इसी उत्साह उमंग के साथ और इसी जज्बे के साथ मिलेंगे। ऐसे ही इसी तरीके से पढ़ाई करते रहेंगे। एक बार मैं आपको क्या दिखा देता हूँ, वोकेबलरी वाली स्लाइड भी दिखा देता हूँ। मेरा बेटा प्रोडिजीज का मतलब क्या होता है, विशाल होता है। हम्बक का मतलब छल छल कपट होता है। डेल्यूड का मतलब भ्रमित करना होता है। स्नोबरी का मतलब घमंड हो गया। डिस्गस्ट का मतलब घृणास्पद हो गया। और डेस्पेयर का मतलब निराशा हो गया। आइडोलेट्री इंपॉर्टेंट थी, मूर्ति पूजा हो गया, ठीक है। परसुएड का मतलब मनाना हो गया। और एनफ्रेंचाइज्ड इसका मतलब वोट का अधिकार हो गया, मत अधिकार, ठीक है। मत अधिकार देते हैं ना पहली बार, उसे एनफ्रेंचाइज्ड बोलते हैं। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट वोकेबलरी हो जाती है। इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस हो गए हैं। और बाकी का आपके पास कोई भी चीज़ हो उससे क्वेश्चंस का सारा ले सकते हो, उससे आप क्वेश्चंस तैयार कर सकते हो। अगर आपने सही तरीके से चैप्टर को पढ़ा है तो क्वेश्चंस समझ में आएंगे और उनका उत्तर देने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, ये मेरा विश्वास है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।